आज का दंगल हमें दुनिया में पिछले 2.5 बरस से चल रही ऐसी जंग पर कर रहे हैं जिसे खत्म करने की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे पीएम हैं जो यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं और यूक्रेन से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सीधे उसका रुख करेंगे। यूक्रेन के साथ भारत ने, हिंदुस्तान ने 4 अहम समझौते किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 4 ये महत्वपूर्ण समझौते हैं। कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है, जिसको लेकर भारत यूक्रेन आगे की ओर बढ़ेंगे। सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसी के साथ हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से बार बार उनकी ओर से ये संदेश दिया जा रहा है कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता। बार बार बातचीत के जरिए वो आगे बढ़ने की कोशिश पर बल दे रहे हैं, ये कहते हुए कि युद्ध का ये बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपको बताते चले जब से यूक्रेन एक देश के तौर पर सामने आया है तब से लेकर आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। भारत यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे पीएम हैं जो यूक्रेन की यात्रा पर हैं। युद्ध के बीच पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसके पहले पीएम मोदी जुलाई के महीने में ही रूस जा चुके हैं। पीएम के रूस दौरे की यूक्रेन ने आलोचना भी की थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कीव पहुंचे तो उसी आत्मीयता के साथ राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी गले लगाया और उनके कंधे पर हाथ रखकर युद्ध की घड़ी में संबल दिलाने की कोशिश की। पीएम मोदी के इस दौरे से यूक्रेन के आम लोगों में भी शांति बहाली की उम्मीद जगी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि अन्य राष्ट्राध्यक्षों की तरह पीएम मोदी के दौरे से उस संघर्ष का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। हालांकि पीएम मोदी कीव में कुछ घंटे के लिए ही रहने वाले हैं और अगले 2 से 3 घंटों के भीतर उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। हमारे संवाददाता कीव में मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। 4 महत्वपूर्ण ये जो समझौते हुए हैं उनके मतलब मायने क्या है, आगे आने वाले वक्त में इसका किस तरह से असर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि कीव की धरती पर पहुंचकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर कैसे हुआ और युद्ध की विभीषिका देखकर पीएम मोदी ने क्या कहा। यह रिपोर्ट, उसके बाद दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस मुल्क ने 2.5 वर्षों से सैकड़ों टन बारूद की आग झेली हो, जहां जंग की ज्वाला में इंसानियत झुलस रही हो, जहां हर एक विदेशी की आहट पर जर्रे जर्रे के अंदर अमन की उम्मीद जाग उठती है, युद्ध की उस भूमि पर बुद्ध की धरती से शांति का संदेश लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी। जहां 700 किलोमीटर के सफर के बाद स्टेशन पर पीएम मोदी का स्वागत हुआ, तो दूसरी ओर पीएम मोदी से मिलकर भारतीयों के चेहरे खिल उठे। तीसरी तरफ ओएसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देते हुए पीएम मोदी ने सत्य अहिंसा के मंत्र को रेखांकित किया, तो यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर सहानुभूति के हाथ ने युद्ध से शांति की ओर बढ़ने के प्रयासों को पहचान दी। युद्ध में मारे गए बच्चों की मार्मिक यादों को देखकर पीएम मोदी का मन व्यथित हो गया। उन्होंने उन बच्चों की याद में एक खिलौना भी वहां रखा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। पीएम ने उन परिवारों के साथ संवेदना भी प्रकट किया जिनके बच्चे इस जंग के शिकार हो चुके हैं। वही बच्चे जो पिछले 2.5 साल से युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। भारत से गए एक दोस्त यानी पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेवा है। मेरा नाम करीना है। मेरा नाम अन्ना है। मेरा नाम सफिया है। इन बच्चों की ही नहीं, यूक्रेन में रह रहे हर एक शख्स की ही नहीं, आज दुनिया के हर इंसान की यही चाहत है कि 30 महीनों से जंग की आग में जल रहे यूक्रेन में शांति लौटनी चाहिए। इतना ज्यादा एक तरह से मायूसी थी यहाँ पर। अब सर के आने से हमें लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी आएगी हम सबके यहाँ पे। अभी हमारा 1 साल बचा है, तो उम्मीद है कि सर इस वॉर को खत्म कराने में कुछ करेंगे। और यहाँ पर कितने लोगों को उम्मीद है कि वॉर को खत्म कराने में कुछ भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, ऑब्वियसली, यस।
तो मुमकिन है। इंडिया से जो हमारे ये मोदी जी आए हैं मिलने आज जेलेंस्की से, मे भी हो सकता है कि आज वॉर का आखिरी दिन हो। शांति की उम्मीद में ही पीएम मोदी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो जून में G7 के मंच पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हो, या जुलाई में पीएम मोदी का रूस का दौरा हो, या फिर अब राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हो। पीएम मोदी की कोशिश दोनों मुल्कों को युद्ध के रास्ते से हटाकर अमन की ओर बढ़ाने की हो रही है, और यही उम्मीद यूक्रेन के नेताओं को भी है। Basic message for this century is very clear. India will decide the future of the 21st century. Probably Narendra Modi is a powerful man, and probably he can do something with Mr. Putin and convince him to leave us. Це легендарна людина, яка для своєї країни за всі роки свого перебування на посаді прем'єр-міністра. यूं तो फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक दर्जनों राजनेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष यूक्रेन से लेकर रूस तक के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन शायद ही किसी ने शांति बहाली के लिए इतनी संगीन पहल की हो। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेज के प्रवक्ता से जब पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को उस क्षेत्र के दौरे पर जाते देखा है। मुझे उम्मीद है कि इनके दौरों से महासभा के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को देखते हुए विवाद का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। हालांकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच की मुलाकात में शांति बहाली के अलावा किन द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन के पूर्व पीएम ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत करने के कई मोर्चे हो सकते हैं। Може отримати міцний мир, який базується на справедливості, на стабільності і на довготривалості. А також на ключових позиціях статуту Організації Об'єднаних Націй на основі мир, на основі суверенітету, незалежності, цілісності. पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। उम्मीद है कि आपसी रिश्तों और कारोबारी समझौतों के अलावा युद्ध रोकने और शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए की गई पीएम मोदी की कोशिश भी कामयाब होगी। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक। फरवरी 2022 से लेकर अब तक सिर्फ नाटो देशों के लोग ही यूक्रेन गए हैं, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा अहम और बड़ी खबर यह है कि 4 अहम समझौते हुए हैं। राजेश पवार हमारे संवाददाता इस वक्त यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। राजेश, ये जो भारत यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये कौन कौन से समझौते हैं, क्या इसका एजेंडा है, किस तरह का असर रहेगा, जरा विस्तार से बताएं इसकी बाबत आप। देखिए चिता जी, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति जेलेंस्की की। क्या एग्जैक्ट बातचीत हुई है अभी सामने नहीं आया है। अभी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर वो बोलेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में शुरू होने वाली है, उसमें हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी कि क्या मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और क्या क्या कोऑपरेशन डील्स साइन हुई हैं। उनकी डिटेल्स हमें कुछ थोड़ी देर में पता लग जाएंगी। इसके बाद 4 बजे प्रेसिडेंट जेलेंस्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो सवाल जवाब लेंगे, जहां सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। अभी तक जो बातचीत चल रही है उसमें यही सुनने में आ रहा है कि मेन मुद्दा वो लड़ाई का मुद्दा था कि किस तरह से शांति बहाल की जाए, किस तरह से सुलह कराई जाए, जिसमें इंडिया ने शायद कोई प्रपोजल दिया है इसके बारे में, लेकिन डिटेल्स अभी तक किसी को नहीं मालूम है। सब कुछ गोपनीय रखा गया है। शाम तक काफी हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि युद्ध के मद्देनजर कोई, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, युद्ध के मद्देनजर अगर भारत की ओर से कोई प्रपोजल रखा गया है कि भारत कैसे मध्यस्थता करके रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से लेकर अब तक ये जो युद्ध चला आ रहा है और इसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई है, कितना नुकसान हुआ है, इसको रोकने के लिए दुनिया भर की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। क्योंकि पिछले ही महीने हम सब ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर थे और इस महीने यूक्रेन जाकर कैसे जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की है और इस वक्त जेलेंस्की कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे ही वो ऑडियो सामने आता है आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, सुनते हैं। सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था,
Your Excellency, we've been talking about the war which has been going on for a long time, and the first casualty of the war is truth. Today, when I had an occasion to pay my respects to the children who had lost their lives, and I went to the memorial which was constructed in their memory along with you, my heart was filled with emotions, and my heart felt a great sense of grief. And the casualty of truth is because of the death of innocent children, and it's very painful. For any civilized world, for all those people who believe in humanitarian values, for all those people who are sensitive to humanitarian values, such incidents are totally unacceptable. In the whole world, for all those people who believe in humanitarian values, such incidents cannot be accepted. इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एक्सेलेंसी, इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी Your Excellency, despite those tragic circumstances, you welcomed my delegation and myself with such warmth. I convey my heartfelt gratitude to you for that. मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत Your Excellency, today is a historic day in India-Ukraine relations. Today, for the very first time, an Indian Prime Minister is visiting the land of Ukraine. This on its own is a very historic event. ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। Tomorrow is your national day. It's a very important day, and on my own behalf and on behalf of the 1.4 billion people of India, I convey my very best wishes to you, and I hope and I pray for peace and prosperity of Ukraine. और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। एक्सेलेंसी, 2021 में ग्लासगो में मिले थे। Excellency, in 2021, we had met for the first time in Glasgow. And from the very first meeting with you, I felt a very deep sense of friendship with you. And you very respectfully invited me to Ukraine. And at that time, I could not even realize that I would be visiting Ukraine under such circumstances. मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में Your Excellency, despite the difficult circumstances, our bilateral relations are seeing good progress. And I can say that in such a tense environment, progress in our bilateral relations between India and Ukraine reflects the maturity of our bilateral relations. ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। एक्सेलेंसी, मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, Your Excellency, being in Kyiv today, I respectfully convey my very warm feelings and emotions on one particular aspect. When this war started, thousands of Indian children were stuck in Ukraine who had come here to study, and they were stuck in difficult situations. And the way you supported them, the way you helped them, and in such great sensitivity, you not only understood our concerns, but made all efforts to address our concerns. So for that, on my own behalf, on behalf of 1.4 billion people of India, and on behalf of those students who are stuck here and their families, I convey my heartfelt gratitude to you. संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आप भी भली भांति जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय हमने दो प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया। Your Excellency, you are well aware, and the entire world knows that regarding the war, India has had a twofold role in all of the situation, and we have tried to our best to fulfill our role. First is regarding from the humanitarian perspective.
In the time of crisis, there are several types of requirements that the people of Ukraine needed, and to fulfill those requirements, we adopted a humanitarian point of view, and we tried our best to make those demands and requirements fulfilled. And I can assure you that in the future as well, going ahead from this humanitarian point of view, we will always stand with you, and you will find us 2 steps ahead. भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना, वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। Your Excellency, the second aspect of our role has been to stay away from the war. But it is with full conviction that we stayed away from the war, but it never meant that we were just an indifferent bystander. We never adopted that role. We were never neutral. And we had a side right from the first day. Our side was peace. Excellency, I come from the land of Buddha. And in my land, there is no place for war. I come from the land of Mahatma Gandhi, who showed the path of peace to the entire world. हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 Your Excellency, today when I have come to Ukraine, I have come with the feelings and sentiments of 1.4 billion people of India, and their sentiments are inspired by humanity. So coming to the land of Ukraine, I have come with the message of peace. शांति का संदेश लेकर के आया। Excellency, Your Excellency, a few days ago, I hosted the 3rd Voice of Global South Summit, in which 120 countries participated. So on behalf of those countries of Global South as well, I have come with the message of peace. Excellency, Your Excellency, you well understand and are aware that as far as the peace is concerned, India has made its proactive contribution towards that. और आप भली भांति जानते हैं कि And you're also aware that our approach has been people-centric. और मैं आपको भी And I want to tell you and the entire world, this is our conviction and our commitment, and we say it very loudly and clearly. The message is that we respect we support the respect for sovereignty and territorial integrity. This is of utmost priority to us. हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति 2 years ago in Samarkand, when I had met President Putin, I had told him, looking into his eye in front of the media, that this is not the era of war. मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी And last month as well, when I visited Russia to meet President Putin, I told him very clearly that problems cannot be resolved on the battlefield. The only way of resolving problems is through dialogue and through diplomacy, and that without losing any further time, we should move towards that direction. बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को Both sides will have to sit together and to look for ways to come out of this crisis. रास्ते तलाशने होंगे। Excellency, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब Your Excellency, today we are meeting in person, and I have come to the land of Ukraine, and I have just visited a memorial dedicated to the children who were martyred in the war, and my heart is filled with emotions and sentiments. So today I would like to have an in-depth discussion with you on the way forward towards peaceful resolution. विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। Excellency, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति की हर Your Excellency, I assure you that for all those efforts being made towards peace, India is ready to make its proactive contribution, and I personally, as a friend, if there is any role that I can play, I would very much like to play that role towards peaceful resolution. जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Excellency, मैं आज जब आया हूं, कल National Day। Your Excellency, I have come on the eve of your National Day, and therefore I would like that all of us work towards early restoration of peace, and India will be ready to make its proactive contribution towards that objective. And once again, I convey my heartfelt gratitude to you for the warm welcome extended to me. आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं हृदय से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। आपको बताते चले कि 4 समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद ये जो मुलाकात और ये जो द्विपक्षीय वार्ता रही वो काफी ज्यादा अहम रही है। शांति का संदेश एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर यहां पर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि किसी भी तरह से रणभूमि से कोई रास्ता नहीं निकल सकता, बातचीत से ही रास्ता हमें निकालना होगा, डिप्लोमेसी के लिए आगे बढ़ना होगा, बिना वक्त गवाए हमें बातचीत के जरिए समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। संजय मिश्र जी, आपसे शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो मध्यस्थता की बात कही है और दोनों ही देश बिना वक्त गवाए बातचीत के जरिए समाधान की ओर आगे बढ़े, अग्रसर हो, इसका कितना असर देख रहे हैं आप? चित्रा, मेरे को तो लगता है ये बहुत असर रहेगा। कारण ये है कि देखिए, सबसे पहले आज भारत ने सबसे बड़ा अच्छा काम जो किया है वो पीस के हमने बीज बो दिए, हमने सीड्स बिल्कुल ये पीस के लिए वो कर दिए हैं। और मेरे को लगता है अब ये एक सही डायरेक्शन दिया है प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने बोला भी है कि भारत इसमें हर तरह से सारे काम करना चाहेगा। तो मेरे को लगता है अभी हिंदुस्तान एक ग्लोबल कंसेंसस की ओर बढ़ेगा, यूनाइटेड नेशंस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा और इंडिया भी लीड रोल लेगा। तो ये बहुत बड़ी अहमियत वाली बात है। और मैं याद दिला दूं, कोरिया का लड़ाई जब हुई थी 1950-53 में, उस साल 1951 में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णा जी, वो गए थे और वहाँ जो एम्बेसडर है वहां पर भी हमने ग्लोबल कंसेंसस कराया था। और कोरिया वॉर की जो ये कंसेंसस हमने किया था, 18 महीने लगे थे वो वॉर को रोकने के लिए। तो मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो आज हमने बीज बोया है इसमें समय लगेगा। अभी स्थिति गंभीर है, कुर्स्क में अटैक हो चुका है रशिया टेरिटरी में, और ये पहली बार हुआ है कि आप देखिए इसी कुर्स्क में 1943 जून जुलाई में जर्मनी ने इन्वेड किया था और वहां पर तकरीबन बहुत भारी कैजुअलिटीज हुई थी। रशिया की तकरीबन 8 लाख कैजुअलिटीज हुई थे, जिसमें वो जो मारे भी गए थे और घायल हुए थे। इसी प्रकार जर्मनी के 2 लाख हुए थे कैजुअलिटी। तो ये अगर इतने सालों के बाद 1943 से अभी 2024 में हुआ है रशियन टेरिटरी में, तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। पीस का बीज जरूर सो दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बोला है, ये एक हमने इनिशिएटिव ले लिया है और मेरे ख्याल पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट करेगा। जितने भी अभी तक वर्ल्ड लीडर्स गए हैं उन्होंने सिर्फ एक ही भाषा बोली है, लड़ाई को बढ़ावा कैसे दिया जाए। यहाँ हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बुद्धा का कोट किया है, महात्मा गांधी का कोट किया है और बताते हैं वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। तो बिल्कुल अच्छा पहल किया है चित्रा, और मेरे को लगता है कि पूरा विश्व इस विजिट को अभी गौर से देखेगा। और यही सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि जब रूस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किस तरह से जेलेंस्की की ओर से ही काफी ज्यादा निराशा जाहिर करते हुए आलोचना की गई थी। लेकिन आज उसी तरह का संदेश, क्योंकि एक ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कीव में मौजूद हैं जब दूसरी तरफ यूक्रेन ने पलटवार किया है रशिया में और वहां पर उसने कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। रविंदर सचदेव जी, आप सीधे आपके पास आते हुए, मेजर जनरल मेस्टर ने जो बातें कही है उसी को थोड़ा अगर मैं विस्तार दूं। देखिए, जब से 2022 में फरवरी से हमला हुआ, उसके बाद से लगातार हम देखा सिर्फ नाटो देशों के लोग ही यूक्रेन जाते हैं और वहां पर युद्ध को कैसे हवा दी जाए उसकी बात उन लोगों की ओर से की जाती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचकर चाहे यूक्रेन की बात करें या रशिया की बात करें, वो कहते हैं कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा, आपसी लड़ाई से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। तो कम से कम एक सकारात्मक पहल इतने लंबे वक्त के बाद कोई वर्ल्ड लीडर इस तरह की बातें कर रहा है कि समाधान युद्ध से नहीं हो सकता, शांति के लिए आपको आपस में वार्ता करना होगा, उसके लिए बिना समय गवाए आप एक मेज पर आए, बातचीत करें। रविंदर सचदेव जी। जी हाँ चित्रा जी, एब्सोल्युटली जनरल मिस्टर जो कहे उसी को अगर हम थोड़ा आगे ले सकें, आप जो कह रही हैं एब्सोल्युटली ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम देखें, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेलेंस्की के साथ बैठ करके ये कहा कि मैंने पुतिन को भी बोला है कि युद्ध का नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आप जेलेंस्की के साथ बैठ के आप कह रहे हैं मैंने पुतिन को ये बोला है, तो आप ये दिखा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर एक इंटरेस्टिंग बात कही जो बड़ी लॉजिकल है, उन्होंने कहा ये नहीं कि हम न्यूट्रल थे, हमारा पक्ष था और है, और हमारा पक्ष है शांति और पीस का। और मैंने जब पुतिन से बात करी, मैंने उन्हें भी ये बताया, और अब एक तरह से वो जेलेंस्की को कह रहे हैं मैं आपको भी ये बता रहा हूं। तो एक तरह से दोनों पक्षों को वो बहुत क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहे हैं कि आपको और आपको दोनों को आना पड़ेगा एक कॉमन विचार पर, तभी जाकर के शांति होगी।
एंड यूर राइट, अभी तक जितने लीडर्स हैं, ऐसी बात नहीं है शांति की बहुतों ने बात करी, पर सबने अपने हिसाब से करी ना। नेटो और अमेरिका शांति की बात करता है, वो कहता है शांतियों पर मेरी शर्तों पे। बिल्कुल। इधर अमेरिका भी बात करता है रशिया मेरी शर्तों पे। चाइना भी बात करता है ये शांतियों पर, चाइना का भी एंटी अमेरिका एंगल है। यहां भारत जो कह रहा है वो कह रहा है कि लीडर्स के साथ, उन दोनों के साथ बैठ के, वहां पुतिन और इधर ज़ेलेंस्की के साथ बैठ के, कि आपको इस जंग की बजाय पीस का रास्ता देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही स्ट्रांग है। क्विक लास्ट पॉइंट जी, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि हम प्रोएक्टिव रोल प्ले करने को तैयार हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। वन एंड सेकेंडली, देखिए इंडिया या कोई भी लीडर ऐसे ही नहीं कह देगा हम तैयार हैं। इसका मतलब पहले से तैयारियां हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है। तो अब ज़ेलेंस्की या अमेरिका का इसका रिस्पांस आना चाहिए। हमने पहल करके कहा कि हम रेडी हैं प्रोएक्टिव रोल प्ले करने को, राइट। अब वो हमें इन्वॉल्व करें, इनवाइट करें, पार्टिसिपेट करें, राइट। तो ये बहुत ही, आई थिंक बहुत ही अहम, इनफैक्ट जितना मैं सोच रहा था ये उससे ज्यादा आगे गया अगर मेरे विचार में देखा जाए। यकीनन जिस तरह की बातें, और अब रूस के मसले पर हम सब ने देखा था ज़ेलेंस्की की ओर से किस तरह का ट्वीट किया गया था तस्वीरों के साथ, और फिर उनकी ओर से आलोचना करते हुए ये कहा गया था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री वहां पर इस रूप में पहुंच रहा है जब अस्पताल पर रूस की ओर से हमले किए गए थे। हमने उस समय का ट्वीट भी देखा था। और आज जब रूस की बात करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश करते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो ये बातें बड़ी हो जाती हैं। के शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए इस बात को लेकर देश के भीतर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन तीसरी बार चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी की ताकत यकीनन पूरे विश्व में अगर हम देखें तो शायद ही कोई देश ऐसा हो जहां पर इस तरह की क्षमता के साथ इतने बड़े लोकतंत्र से चुना हुआ प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति कहीं भी दूसरे हिस्से में नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास भी है, और लगातार हम जिस विश्व बंधुत्व की बात करते रहे, उन्होंने मित्रता का जिक्र यहां पर बार बार किया। आपको लग रहा है कि कम से कम एक ऐसी पहल जो आगे आने वाले वक्त में अपना असर दिखाएगी? के शर्मा जी। चित्रा जी, देखिए 140 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज केवल देश के ही सबसे लोकप्रिय नहीं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और इसीलिए आज पुनः एक बार माननीय मोदी जी ने साबित किया है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरा विश्व इस चीज को आशा की नजरों से, आशा भरी नजरों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है। आज इस यात्रा को के प्रति जो है पूरे विश्व का जो है नजर है इस यात्रा पर। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो अच्छा जरूर होना है। और इस बात की गवाही मैं एक बात और कह दूं कि पिछले 2014 से 10 वर्षों के अंदर ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2014 के बाद पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यात्राएं की होंगी दूसरे देशों की, उनमें सबसे ऐतिहासिक यात्रा होगी तो वह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये यूक्रेन यात्रा है, और इसके पहले 1 महीने पहले रूस की यात्रा है। और इस यात्रा से एक बात और स्पष्ट हुआ है, वहां नाटो के कई देश गए हैं, लेकिन नाटो के अलावा कोई पहला देश जो गया, जो राष्ट्राध्यक्ष गया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल। आज पूरी विश्व की वर्ल्ड पॉलिसी के सेंटर पे यदि कोई व्यक्ति केंद्र पर यदि कोई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी। आज पूरा विश्व उनको इस आशा भरी नजरों से उनको देख रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आज जो प्रवक्ता हैं, गुटरेसी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने बीते कुछ समय में कई बड़े देशों के नेताओं को कीव की यात्रा करते देखा है। हमें उम्मीद है कि यह यात्रा असर दिखाएगी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी आशा भरी नजरों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा जी, कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कीव में है, यूक्रेन में है, उसके पहले रूस ये घोषणा करता है, शांति, उस सीज फायर की घोषणा करता है कि 8 घंटे तक जब तक प्रधानमंत्री वहां रहेंगे युद्ध को रोका जाएगा। कितने बड़ा आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रभाव, किस तरह की प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी की आज विश्व पटल पर बनी हुई है। मुझे आज, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे आज कहना ही पड़ेगा। मैं इस पूरे चुनाव में 2024 में देख रहा था विपक्ष कितने नीचे स्तर तक जाकर हंसी उड़ा रहा था, जब
इसी यूक्रेन से हजारों भारतीयों को, भारतीय छात्र छात्राओं को इस युद्ध को रुकवाकर उसमें से जो है माननीय प्रधान, जो वहां के हमारे विद्यार्थी थे, उनको बाहर लाया गया था। उसकी हंसी उड़ा रहे थे विपक्ष के लोग। आज अभी प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। और यही नहीं, ये साबित किया कि उस समय वहां केवल भारत के छात्र छात्राओं को नहीं निकाला, विश्व के कई देशों के जो छात्र वहां पर फंसे हुए थे, जो विद्यार्थी फंसे थे, उन्हें भी निकाला। यूरोप के भी कंट्रियों के जो है छात्र विद्यार्थियों को बाहर निकाला उस युद्ध से। और आज फिर उसी तरह रूस ने 8 घंटे का सीज फायर किया, रूस और यूक्रेन ने। ये माननीय प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है, आप जनरल ऐसे नेता के प्रति। ठीक है, मैं आपके पास आते हुए यकीनन हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने भरोसे के साथ अपनी बात कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। अब से थोड़ी देर पहले का उनका वक्तव्य भी हम सब ने देखा, कितने भरोसे के साथ और जिस तरह से एक देश को दूसरे देश के साथ जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर युद्ध की विभीषिका के बाद उन बच्चों के तमाम जो स्थितियां बनी हुई है वो देख कर आ रहे हैं मेमोरियल। इसी वजह से वो भावनाओं से भरे हुए थे, वो कई जगह भावुक भी हो रहे हैं। संजय मिश्र जी, अब मेरा ये सवाल है, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ रशिया को लेकर, यूक्रेन को लेकर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उसने कहा है कि हम पक्ष में खड़े हैं, लेकिन मानवीय संवेदना के पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी देश के पक्ष में खड़े हैं और हमारे अपने हित हैं, लेकिन चुनौतियां भी यहां से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं और उसमें भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण, किस रूप में हो सकती है? संजय मिश्र जी। देखिए चित्रा, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहली चुनौती तो है रशिया का और यूक्रेन का जो एक स्टांस है इस लड़ाई के प्रति, और जो पुतिन ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स घोषित किए थे 22 फरवरी 2020 को, वो अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। और अभी ये जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी ये जो कुर्स्क वगैरह में हमला कर दिया, इसको लड़ाई का और बढ़ावा मिल गया है। तो पहली बात तो दोनों जो लड़ने वाले देश हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो वहां है। दूसरी चुनौती है, देखिए 2 ब्लॉक्स बन चुके हैं। एक वेस्टर्न ब्लॉक है जो यूनाइटेड स्टेट्स लेड है, और दूसरा रूस, जिसके साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा है, चाइना खड़ा है, ईरान खड़ा है। तो ये 2 ब्लॉक्स बन गए। लेकिन अभी तो भी मैं ये देखिए, मैं बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म से बात करूंगा। इंडिया का इसमें पहल होना अभी निहायत ही जरूरी है। इसके कई कारण है कि हमने पहले किया हुआ है। एक की तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, ये एक जो सॉफ्ट पावर है, और जो प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि वी आर अ नेशन, जो हम वॉर में बिलीव नहीं करते हैं, पीस पे ही हम बिलीव करते हैं। तो ये पहल अब हमने ले लिया है, और मेरे को लगता है इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाएंगे। और देखिए, रूस भी और यूक्रेन भी अपने दिल से ये लड़ाई को अब नहीं चाहता है। इतनी कैजुअल्टीज हो गई हैं, इतना भारी नुकसान हुआ है, कब तक ये लड़ाई चलेगी? और फाइनली हर लड़ाई का अंत होता है डायलॉग और डिप्लोमेसी से। इस लड़ाई का अंत इसी प्रकार होगा, डायलॉग डिप्लोमेसी होगी। और मेरे को लगता है इंडिया ने यह बहुत अच्छा होमवर्क किया है, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ इनिशिएटिव लेके ये सब बातचीत बोली है, मेरे को लगता है इसका प्रभाव बहुत होगा। और आप देखिए, G20 समिट में भी हमने 2-3 बड़ी अचीवमेंट्स किए थे। अफ्रीकन यूनियन को जब शामिल किया है, इनिशिएटिव में पूरा अफ्रीकन यूनियन हमारे साथ खड़ा होगा। दूसरा, जो हमने आईमेक कॉरिडोर प्रपोज किया था, मिडिल ईस्ट कंट्री शामिल सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा होगा, और यूरोप तो खड़ा ही होगा, क्योंकि आईमेक कॉरिडोर से उसको फायदा था। और जो हमने ये वहां पर जो न्यू दिल्ली कन्वेंशन को साइन कराया था हर देश से, आप देखिए अमेरिका ने और EU ने भी अपना स्टांस को थोड़ा ढीला कर दिया था। तो कहने का मतलब है पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा होगा, इंडिया पहल करेगा। यूनाइटेड नेशंस में अभी मेरे ख्याल ये राइट टाइम है इंडिया को ये लीड लेने का। और मेरे को लगता है ये जो बीज बो दिए गए हैं आज पीस के, ये भविष्य में, और सभी ये चाहते होंगे कि कम से कम कुछ तो समाधान निकले। समाधान निकालने की राह दिखाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पश्चिमी देशों के अपने हित हैं, अमेरिका के अपने हित हैं, दूसरी तरफ रशिया चाइना के अपने हित हैं। कोई तो पहल करे जिसका अपना व्यक्तिगत कोई राष्ट्र के तौर पर इंटरेस्ट नहीं हो। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का बड़ा संदेश देकर वही कोशिश की है। रविंद्र जी, अब सीधे आपके पास आते हुए,
इसके पहले जब रूस के दौरे पर गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि शांति के प्रयासों को इससे झटका लगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे को गले लगाना शर्मनाक है। इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया उनकी ओर से दी गई थी। लेकिन आज इन दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज हम देखें, यकीनन नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं आत्मीयता से गले लगाते हैं, मित्रता का संदेश देते हैं, और दूसरी तरफ रशिया का अभी तक कोई प्रतिक्रिया इन सारे मसलों पर नहीं आ रहा। के शर्मा जी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 8 घंटों का सीज फायर कर दिया गया है जब तक नरेंद्र मोदी यूक्रेन में मौजूद हैं। ये क्या दिखलाता है? क्योंकि रूस के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन ने, उसके बावजूद मोदी यूक्रेन में है, लेकिन रशिया की अभी तक कोई भी उस तरह की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। 2-3 चीजें बड़े डीप क्वेश्चंस। वन, देखते हैं रशिया क्या कहता है ऑफिशियली, बट आई थिंक रशिया मैच्योरिटी से समझता है और रशिया को विश्वास है भारत और रूस के रिश्तों के बीच में। और जाने से पहले आई थिंक डेफिनेटली बैकडोर पे और व्हाटएवर हमारी फॉरेन ऑफिस ने उनसे भी कोऑर्डिनेशन करा होगा। जहां तक मेरा एस्टिमेट है हमने अमेरिका से भी कोऑर्डिनेशन करा होगा। सबसे अहम बात इसमें है टाइमिंग। क्या जरूरत थी मोदी जी को इस हफ्ते जाने की? जेलेंस्की का इन्विटेशन था ना, 1 साल बाद चले जाते। हमारे पीएम ऑफिस में कम से कम 50 देशों के इनवाइट आते हैं, हम हमारे नेशनल डे पे आइए, इस दौरान आइए। इसका मतलब है कि हमारी फॉरेन ऑफिस ने, हमारे पीएम ऑफिस ने, मोदी जी ने डिसाइड किया कि ये वक्त है, अब हमें इस पे आगे कदम बढ़ना है। टाइमिंग मेरे विचार से हमने चूज करी, हमें लगा इस वक्त हमें ग्लोबल थिएटर पे अपना कदम आगे रखना है इस मुद्दे को लेकर के। वन, सेकेंडली, आपने जो जेलेंस्की की बात की, डेफिनेटली यस। देखिए, एक चीज है, ये दिखाता है, हमारा बड़प्पन भी दिखाता है कि आपने चाहे जो भी बोला हम आ रहे हैं, पर उसका रिवर्स मैं ये कहता हूं, जेलेंस्की को थोड़ा बहुत शर्मिंदा होना चाहिए आज, ओके, कि प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ उसने ऐसी शब्द यूज करे थे, हम इतनी पॉजिटिविटी के साथ उस पे आए हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में आई थिंक जेलेंस्की को आज जरा हम कुछ खामियाजा भरना चाहिए। वो किस तरह के स्टेटमेंट्स देता है विद रिगार्ड्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑफ कोर्स बड़ी पॉजिटिव दे रहा है, बट यू सी उसको कुछ अपना मेकअप करना चाहिए ना। उसे गलती करी थी, वो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गलती थी। थर्डली, रशिया क्या देख रहा है? देखिए, इसमें ओवरऑल हमारे को, बाय द वे, हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी है। बिल्कुल, अगर ये शांति डील जब भी हो, ऑफ कोर्स उसमें बड़ी पेचीदा है, जैसे जनरल मिनिस्टर कह रहे हैं। एक टाइमलाइन बाय द वे, इस पीस जो भी होगा प्रोसेस में होगा जनवरी, जब अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आएगा, जो भी ट्रंप या हैरिस, उस समय शायद एक नई जान आएगी। परंतु बात है कि जब भी ये शांति होगी हमें फायदा, जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना ज्यादा रशिया चाइना के घेरे में जाता जाएगा। हमारा ये इंटरेस्ट है, डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन है, मानवता का है, हर चीज का है। हमें दुनिया में अपनी थॉट लीडरशिप भी लानी है, वर्ल्ड लीडरशिप भी दिखानी है, बट एक हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट बहुत सीवियर है। जितना लंबा ये युद्ध खिंचता जाएगा उतना ज्यादा रशिया चाइना की तरफ झुकता जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो वो एक एलिमेंट है जो हमें ध्यान रखना है। हम जो भी डिप्लोमेसी जो भी कर रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी कर रहे हैं, हम दुनिया के हित के लिए तो कर रहे हैं, हम अपना हित भी तो देखना है हमें। बिल्कुल, दुनिया में अगर युद्ध रुकते हैं तो सबका फायदा है, हमारा भी फायदा है, यूक्रेन से बायलैटरल भी फायदा है, बट एक हमारा बहुत बड़ा वरी जो है, चिंता, कि जितना लंबा ये खिंचता जा रहा है उतना ज्यादा रशिया चाइना के घेरे में इस पर के शर्मा जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस के साथ लेकिन भारत के जो ऊर्जा संबंध है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। और यहां पर कुछ आंकड़ा मैं देना चाहूंगी, रूस की ओर से छूट भी दिया गया है। भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात 2021-22 में जहां 2.4 अरब डॉलर था, वहीं 2023-24 में 46.5 अरब डॉलर का हो गया है। रूस अब भारत का प्रमुख तेल और गैस का आपूर्तिकर्ता बन चुका है, और इस व्यवस्था को पश्चिमी देश भी ये मान रहे हैं कि भारत की खरीद वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल को रोक रही है। तो उसको भी कभी आलोचना करते हैं तो कभी उसको डाउन प्ले करके चले जाते हैं। लेकिन के शर्मा जी, यहां पर रविंदर सचदेव जी ने जो बातें कही हैं, चाइना को लेकर एक बड़ा कंसर्न है कि रशिया ज्यादा करीब जा रहा है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, ये तो कुछ विशेषज्ञों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं चित्रा जी, कि आज भारत की जो विदेश नीति है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जो विदेश नीति है, उसका प्रभाव आप विश्व पटल पर देखिए कि एक में 2 देश जो 2022 से युद्ध में है आपस में, और 1 महीना पहले ही वो रसिया जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी,
और उनको स्पष्ट शांति का संदेश देते हैं और अपना कंसर्न भी बताते हैं। और 1 महीने के अंदर अंदर वो यूक्रेन जाते हैं, दूसरे देश में, वहां भी वो बड़ी स्पष्टता के साथ में, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ में वो शांति का संदेश देते हैं। और दोनों देश से समान रूप से रिश्ता, मैं समझता हूं कि 75 साल के भारतीय राजनीति, जो भारत की जो राजनीति रही है, उसमें यह पहला अवसर होगा जब इस तरह की इतनी प्रभावी विदेश नीति और दोनों ही देश का नेतृत्व, देश के नेतृत्व वो आशा भरी ही नजरों से नहीं, बड़े सम्मान के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं। और यही नहीं, जो विश्व के भी बड़े देश हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, टर्की हो, ये सारे देश इस यात्रा पर जो है नजर टिकाए बैठे हैं। उनको सबको आशा है कि ये निश्चित रूप से शांति का यह प्रयास रंग लाएगा। ये आज भारत की स्थिति बनी, ये भारत का प्रभाव आज बना है। और ये बना माननीय प्रधानमंत्री जी के उस नीति पर कि ना हम आंख जो है उठा के बात करेंगे, ना झुका के बात करेंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और ये उन्होंने करके भी दिखाया। आज पूरे विश्व में केवल यही वहां से वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, आज उसी शांति की बात, वही संदेश आज यूक्रेन में उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्ष को दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से प्रभाव बढ़ा, जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रभाव बढ़ रहा है और विश्व के 140 करोड़ भारतीयों का जो प्रभाव आज विश्व में बढ़ रहा है और जो मान सम्मान मिला है, ये मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वो स्पष्ट नीतियों के कारण मिला है, उनकी विश्वसनीयता के कारण मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध के समय हमारी 2 भूमिका होती है, आज मैं एक मानवीय दृष्टिकोण की और दूसरा युद्ध से दूर रखना। जी, हाँ बोलिए। बिल्कुल, मानवीय दृष्टिकोण का परिचय तो हमने कोरोना काल में भी दिया। चित्रा जी, 100 से ज्यादा देशों को हमने अपनी यहाँ की दवाई पहुंचाई, फ्री में निःशुल्क में दिया दवाइयां कई देशों को, तो 100 से ज्यादा देशों की हमने मदद की उस समय। तो मानवता का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 वर्षों में एक बार नहीं कई बार दिया है, चाहे वो अन्य देशों को मदद करने की बात हो। लेकिन मुझे फिर आश्चर्य होता है कि आज एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता, भारतवासियों की इतनी लोकप्रियता, उनके नेतृत्व की इतनी लोकप्रियता, और दूसरी तरफ विपक्ष की स्थिति क्या है? ठीक है, आज राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। विपक्ष को लेकर हम आगे आने वाले वक्त में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन ये जो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, भारत की ओर से की गई है, देखिए अभी तक पिछले 2 सालों में कम से कम इतनी मजबूत पहल दोनों ही देशों के भीतर जाकर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख की ओर से नहीं की गई। लेकिन भारत की ओर से की गई ये पहल यकीनन एक बड़ा संदेश लेकर आगे बढ़ेगी और आगे आने वाले वक्त में अपना असर भी दिखाएगी, क्योंकि डिप्लोमेसी और डायलॉग सिर्फ 2 ही ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनके जरिए युद्ध की समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में भी वही बातें कही जो रशिया में वो कहकर आए थे। युद्ध से शांति की ओर अब हम सभी को आगे मिलकर कदम बढ़ाना होगा और इसके लिए अब कतई देर किए जाने की जरूरत नहीं है।